लोग चाहते हैं बीजेपी को खत्म कर दें, बीजेपी को मिटा दें, बीजेपी को हटा दें। ये मेरे जीते जी होने वाला नहीं है। बैकुंठपुर में बीजेपी को खड़ा मैंने किया है। बीजेपी के लोग जदयू पर बोलें, जदयू के लोग बीजेपी पर बोलें, तो हम तो एनडीए को कमजोर करेंगे और राजद को मजबूत करेंगे। तो बैकुंठपुर में पहले से हिंसक राजनीति होती रही है। मैं जब से गया हिंसक राजनीति को मैंने बंद कर दिया। और मैं बार बार कहता हूं, टिकट के लिए ही हम इस धरती पर नहीं जन्म लिए हैं कि एक टिकट मिल जाएगा तो उससे मिथिलेश तिवारी बहुत बड़े हो जाएंगे, या नहीं मिलेगा तो बहुत छोटे हो जाएंगे। आदरणीय अमित शाह जी या नीतीश जी बैठ के तय कर देंगे कि बैकुंठपुर में कौन सा सिंबल लड़ेगा। बैकुंठपुर का चुनाव हो या बक्सर का चुनाव हो, कुछ नेता इसको लेकर के बैठ जाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा के जैसे। तो ये राजनीति में मुझे टेंटेड करने का प्रयास हुआ। 2020 के चुनाव जिस दिन वोटिंग था, उसके एक दिन पहले मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मैंने बीजेपी को बड़ी मजबूती से खड़ा किया, बड़ी मेहनत से खड़ा किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी हाथ खोल करके बिहार का कि वो आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का झोली भर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जब मैं बैकुंठपुर लड़ता हूं तो वहां सक्रिय हो जाते हैं, मैं बक्सर लड़ने गया तो वहां सक्रिय हो गए। और उन सब लोगों के चेहरे मैं प्रतिबिंब के जैसा देखते रहता हूं। जिस दिन ये लावा फूटेगा उसमें बहुत लोग बह जाएंगे। हमारे यहाँ का टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तब तक बिहार विकसित हो ही नहीं सकता है। तो हमको मोदी जी का बहुत सपोर्ट मिलता है, मोदी जी का बहुत आशीर्वाद मिलता है। और यह चुनाव आरजेडी के दबंग लोगों के और उनके गुंडों के, जो बड़े बड़े सौदागर हैं जो शराब के, उन लोगों के द्वारा एनडीए को हराने का प्रयास हो रहा है। अश्विनी चौबे जी एक बड़े कद के नेता थे। जब टिकट बदल गया उनको हमको आशीर्वाद देना चाहिए था। मैं उनसे बहुत छोटा था उम्र में। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी कल कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है लड़ूंगा, कहेगी झाड़ू लगाना है लगाऊंगा। बक्सर की जनता राष्ट्रीय जनता दल के सांसद से ऊब चुकी है इतने दिन। अगर मैं जीत के गया रहता तो आज बैकुंठपुर की सूरत में और बड़ा परिवर्तन हुआ रहता। तो इसका मलाल मुझे है और ये मलाल जीवन भर रहेगा। सनातन मजबूत नहीं होगा तो हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा। और सनातन को मजबूत करने की सबसे पहली सीढ़ी है ब्राह्मण। किन लोगों ने इसको प्रचारित करके हमको समाज से अलग थलग किया, समाज में हमको विलन के रूप में प्रस्तुत किया। नमस्कार, सच टॉक्स के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज जनता की अदालत में हम उनको लेकर आए हैं जिन्होंने संघर्ष के बीच सफलता की एक ऐसी कहानी रची जो भाजपा के बिहार ही नहीं देश के उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए मिसाल बन गई, जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक विरासत के पैदल पगडंडियों पर चलते हुए सत्ता के गलियारों में एक कार्यकर्ता से विधायक तक का सफर तय किया। पार्टी में इतनी निष्ठा कि 24 घंटे अपने घर परिवार को छोड़कर पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया। 2024 में पार्टी ने बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया, पर वहां आपसी खींचतान दागियों और बागियों ने ऐसा खेल बिगाड़ा कि जीतते जीतते रह गए। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी। कई सारे तल्ख सवाल, कई रहस्यों से पर्दा और 2025 के वो तमाम सवाल जो सोशल मीडिया पर बैकुंठपुर में घूम रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। हम तो सवाल की शुरुआत करते हैं तो आमतौर पर आपके निजी जीवन से पूछते, लेकिन सीधे बैकुंठपुर लिए चलते हैं। 2015 में आप चुनाव जीते, पहली बार भाजपा अकेले, दूसरी तरफ जदयू आरजेडी। क्या गलती से चुनाव जीत गए थे? अब अगर गलती से जीते होंगे तो ये गलती जनता ने की होगी। अगर ये कोई कहता है कि मैं गलती से जीत गया तो जनता ही मालिक है। चुनाव अल्टीमेटली जनता जिताती है, जनता हराती है। तो मेरी जीत जो 2015 की थी वो जनता की जीत थी, मोदी जी की जीत थी। मैं तो एक कार्यकर्ता मात्र निमित्त था और मैं अपना काम कर रहा था, जैसे सभी काम करते हैं वैसे मैं भी काम कर रहा था। तो ये जीत बैकुंठपुर की जनता की थी। पहली बार वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद को जनता ने अपनाया, विकासवाद को जनता ने अपनाया। और मेरा तो ये विधायक काल जो रहा 2015 से 20 का, तो 15 से अगस्त 17 तक तो मैं विपक्ष में रहा और फिर अगस्त 17 से लेकर के 2020 तक सत्ता पक्ष का मैं हिस्सा था। और दो बाढ़ हमने बैकुंठपुर को में हमने देखे। एक बाढ़ देवापुर के बांध टूटने से 17 में आई और एक बार 2020 में 3 बार आई जो बैकुंठपुर में पकहा में बांध टूटने के कारण आई। और जितना मैंने अपना जमा पूंजी
कहिए मैंने अपने मेहनत से इकट्ठा किया था बैकुंठपुर के लिए, वो सब हमने उस बाढ़ में गंवा दिए। और वह बाढ़ 70 घाट पुल के गलत बनने के कारण, और जो वाटरवे जितना चाहिए था उसको, कलभट जितने बनने चाहिए थे उतने नहीं बने थे। और यह बात तब सत्यापित हुई जब 2020 के बाद एक गोपालगंज के अनुमंडल पदाधिकारी थे उपेंद्र पाल जी, जो आजकल पटना के डीटीओ हैं, और उन्होंने वहाँ के इंजीनियर्स के राय से 5 जगह जब उस सड़क को कटवा दिया जो आज राम जानकी पथ माना जाता है, और उसको 5 जगह कटवाया गया, और अब वह 5 जगह कलभट बना लिए गए हैं, पथ निर्माण विभाग ने बना दिया है। अगले 10-15 दिनों के अंदर माननीय पथ निर्माण मंत्री जाने वाले हैं वहाँ, और जा करके उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। तो मेरा 15 से 20 जो 5 साल का विधायक काल था, उसमें जितने मैंने काम किए थे उन सभी काम पे जो 3 महीने की बाढ़ थी वो हावी हो गई, गठबंधन का बिखराव हावी हो गया, और राष्ट्रीय जनता दल 10-11 हज़ार वोट से जीत गया। चलिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पर चलेंगे। मिथिलेश तिवारी के पिताजी जो थे सरकारी कर्मी थे और पटना में आवास हुआ करता था। पैदल मिथिलेश तिवारी जी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। क्या ये बात सच है कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए? देखिए, मेरे दादाजी को गरीबऊ बाबा जी कहा जाता था, गरीबऊ बाबा जी गाँव में जो भाषा होता है। बाद में हमारे दादाजी को गांधी जी कहा गया, वो स्वभाव के ही ऐसे थे, और अंत में उनके मरने के समय उनको राजा जी कहा गया। जब मैं छोटा था तो हमारे दादाजी ने ये सफ़र तय किया कि एक गरीबऊ बाबा जी से और राजा जी तक का सफ़र उन्होंने तय किया, जो हमारे इलाके के लोग उनको कहते थे। वो संत थे एकदम। उनके 5 बेटे थे, 5 बेटे में 2 भारत सरकार के नौकरी में थे और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर से रिटायर किए। जिनके 3 बेटे कमाने वाले हों, स्वाभाविक है कि वो राजा जी हो जाएंगे। और उसके बाद उनके जो और 2 बेटे थे, एक प्रकांड विद्वान पंडित थे और एक आसाम में जा कर के वो अपनी बिजनेस करते थे। तो 5 लोगों ने मेहनत इतनी करी कि हमारे दादाजी के कालखंड में ही हमारा परिवार सतही रूप से आगे बढ़ गया, और जो आवश्यकताएं परिवार की होती हैं उसकी पूर्ति हमारे सभी लोगों ने की। हमारे पिताजी तो सेंट्रल PWD में नौकरी करते थे, और मैंने अपने विद्यार्थी काल में जब मैं 86 में पटना आया पढ़ने के लिए, और मैंने अपने पिताजी को काम करते देखा, तो मैंने तो देखा कि सेंट्रल PWD भारत सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जो भारत सरकार के तमाम बिल्डिंग को बनाती है और उसको मेंटेनेंस करती है। और उसमें हमारे पिताजी ऑफिस में बैठ कर चेक काटा करते थे। जो ठेकेदार काम करते हैं उनका पेमेंट हमारे पिताजी किया करते थे। तो इतने महत्वपूर्ण जगह काम करते थे और उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया। उनकी भी नियति ऐसी थी कि अगर 2 कमरे का आवास उनको सरकारी मिला था, और अगर 20 लोग भी आकर के हमारे क्षेत्र से यहाँ आते थे तो अपने ज़मीन पे सोते थे, उनको बेड पर सुलाते थे। और हमारे पिताजी की ये स्वभाव था। वो आज भी लोग, आप गांव में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं। तो माता पिता का पुण्य फल, हमारे दादाजी का ये जो संस्कार है वही हमको आज यहाँ लेके आया है। और हमको चलने का एक साइकिल भी नहीं था। जब हम 86 में इंटरमीडिएट में यहाँ पढ़ते थे मगध यूनिवर्सिटी में, तब हम 8वां के बच्चों को पढ़ाया करते थे। और जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ने लगे तब हमने यहाँ कोचिंग खोल दिया। और कोचिंग खोला, हमारे 4-5 दोस्तों ने मिलके, एक दोस्त का नाम शैलेंद्र था, एक का जयप्रकाश था, एक मैं था, हम 3 लोगों ने मिल करके, एक नालंदा का दोस्त था, एक सिवान का था, एक मैं था, और हम तीनों लोगों ने मिलकर कोचिंग खोला। हमारे कोचिंग में कोई बेंच खरीद के लाया, कोई कुर्सी खरीद के लाया, कोई ब्लैक बोर्ड खरीद के लाया। हम लोगों ने शुरुआती दिनों में 100-150 बच्चों को पढ़ाया। और आगे आने वाले दिनों में हम जब राजबंशी नगर में कोचिंग खोले तो उसके बाद हमारा कोचिंग फिर पटेल नगर में चला गया, बड़े मकान में चला गया। एक IAS का मकान था, उसको हम लोगों ने लिया, और वहाँ हम लोग 400-500 बच्चों को पढ़ाते थे। और उससे जो पैसा कमाते थे उसी से मैंने जीवन में पहली बार हीरो होंडा मोटरसाइकिल ख़रीदा। फिर उसके बाद हमने एम्बेसडर कार ख़रीदा, फिर हमने सेंट्रो कार ख़रीदा, और उसके बाद कभी मैंने मुड़ के नहीं देखा। तो हम पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। ये मेरे जीवन की सच्चाई है। हमारे 2 छोटे भाई थे, उनको भी हमने पढ़ाया। हम पटना में कभी हमको किसी सरकारी घर में रहने का आवश्यकता नहीं हुआ। पिताजी 2000 तक तो सरकारी आवास था उनका। 2000 के बाद हम राजबंशी नगर बिहार सरकार के एक फ्लैट हमको मिल गया, जो हमारे किसी मित्र का फ्लैट था, और उन्होंने मुझे किराए पर दे दिया।
और वहाँ से हम निकले तो अपने फ्लैट 2005 में जगदेव पथ के पास अपने फ्लैट में चले गए, और गोपालगंज और पटना आना जाना यही मेरी कर्म भूमि कहिए, जन्मभूमि कहिए, पुण्य भूमि कहिए, सब इसी के बीच में था। देखिए, एगो तेवर वाले नेता के तौर पर मिथिलेश तिवारी जाने का, ये राजनीति में कैसे चले आए? कोचिंग खोल दिए, बाबूजी, घर में इतने सारे लोग, जो दादाजी थे उनका भी बड़ा रुतबा हो गया, उनके बेटे सरकारी सेवा में आ गए, और उस जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ आपके परिवार की काफ़ी शुरू से ही काफ़ी इज्जत हुआ करती। फिर ये राजनीति का चस्का मिथिलेश तिवारी को कहाँ से लग गया? देखिए, मेरे जो सबसे छोटे चाचा जी थे, उनकी शादी जब हुई तो मुजफ्फरपुर के उस समय के एसएसपी स्वर्गीय अनिल कुमार पांडे जी थे। अनिल पांडे जी हमारे मामा लगते हैं रिश्ते में, अब तो वो नहीं है, स्वर्ग में है। उनके बड़े भाई पार्लियामेंट के सेक्रेटरी जनरल से रिटायर किए, और एक बड़ा परिवार था। हमारी जो चाची हैं, उनके जो बड़े भाई थे, उनकी शादी केदार पांडे जी की बेटी से हुई थी। केदार पांडे जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक समय में बड़ा परिवार था। मैं जब केदार पांडे जी को पढ़ता था, सुनता था, और उनके बाकी परिवार के लोगों से मिलता था, तो मुझे दिखता था कि एक तरफ बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर इस परिवार में है, दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनेता इस परिवार में हैं, तो आखिर मैं क्लर्क की रानी बन जाऊंगा, थानेदार बन जाऊंगा, या बन जाऊंगा। तो मेरी रुचि शुरू से ही राजनीति में थी कि मुझे भी लोगों की सेवा करना अगर है तो राजनीति में जाना पड़ेगा। और तब मेरी मुलाकात आज के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी के पिताजी से हुई। तब मैं 2 वर्ष तक विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आकर, और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता था। बहुत बड़ा दायित्व तो मेरा नहीं था, लेकिन छात्रों के साथ मैं उन गतिविधियों में शामिल रहता था। जब नितिन नवीन जी के पिताजी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, 1990 का वो दिन है, मुझे आज भी याद है। और 1990 में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय उनका चुनाव चिन्ह इधर उधर हो गया था, तब हम लोगों ने उनके आग्रह पर थोड़ा बहुत मदद किया। जब दूसरा चुनाव आया तो मैं एकदम से कूद पड़ा उनके साथ अभियान में, और उस चुनाव में उस समय के तत्कालीन बीपीपा के एक नेता थे दिनेश गोप, जिनका पुनाईचक में बहुत बड़ा आधार था, और पुनाईचक में उनको बड़े दबंग के रूप में जाना जाता, उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। तो एक तरफ रामानंद यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार, और दूसरी तरफ दिनेश यादव, और उसके बीच में पुनाईचक में खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी का काम करना था। तब बीजेपी में केवल एक संत लाल यादव वहाँ हुआ करते थे। तो संत लाल यादव जी चूँकि सरकारी कर्मचारी थे, वो खुल के सामने आते नहीं थे, लेकिन पार्टी के प्रति बड़े निष्ठावान थे। तो मुझे नवीन सिन्हा जी की ओर से इतना प्रेशर हुआ, और मैं शुरू से ही बड़े ही आशावादी और हिम्मत वाला व्यक्ति हूँ। मैंने देखा कि जब कोई यहाँ बीजेपी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, और अटल जी हमारे शुरू से मेरे मन मस्तिष्क में बैठे हुए थे। दीनदयाल जी को मैं पढ़ता था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को पढ़ता था, तो लगता था कि भाई राष्ट्र के लिए यही पार्टी है, इसमें जाके काम करना चाहिए। और सेतु का काम मेरा उंगली पकड़ करके अगर बीजेपी में किसी ने लाया तो स्वर्गीय नवीन सिन्हा जी लेके आए, और तब से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम करता रहा, और आज यहाँ तक पहुँचा। पहली बार आप चुनाव लड़े पार्टी के सिंबल पर, काफी कम लोगों को पता होगा वो विधानसभा क्षेत्र क्या था, और क्या वाकया हुआ था मिथिलेश तिवारी के साथ? पहला आपका चुनाव था और पार्टी ने सिंबल तक आपको दिया था। देखिए, शुरू से ही मेरी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था वो हमको बहुत सम्मान देता था, चाहे अटल जी हों, जो आदरणीय जोशी जी हों, आडवाणी जी से भी मैं जब मिलता था तो वही लगता था कि पिता पुत्र जैसा स्नेह रहता था। और खासकर जो दूसरे पंक्ति के नेता थे, चाहे श्रद्धेय प्रमोद महाजन जी थे, श्रद्धेय सुषमा जी थीं, अरुण जेटली जी थे, सब लोग मुझे बहुत मानते थे। और मुझे आगे बढ़ाने के लिए 2005 के फरवरी में मुझे विधानसभा का टिकट कटिया दिया गया। भाजपा ने मुझे कटिया में उम्मीदवार बनाया। मैं जाके लड़ा तो उस समय सतीश पांडे जी के भाई पप्पू पांडे जी, जो आज वहाँ कुचायकोट से विधायक हैं जदयू के, वही वहाँ पहली बार उम्मीदवार हुए, और उनके और मेरे बीच में लड़ाई हुई। आरजेडी से वहाँ किरण राय थी, और उस समय वहाँ बड़ा आतंक का माहौल था। किरण राय के लोग, लालू यादव का गुंडा राज, उसके खिलाफ कटिया छटपटा रहा था बाहर आने के लिए। और मैं चूँकि वहाँ गया तो मैं इन दोनों से बिल्कुल अलग था।
पप्पू पांडे की एक इमेज दबंग की, सतीश पांडे जी का भी एक इमेज दबंग का था। लोगों ने सतीश पांडे, पप्पू पांडे को चुना और लोगों ने मुझे स्नेह बहुत दिया, लेकिन वोट हमको नहीं मिला। मैं तीसरे नंबर पर चला गया। उसके बाद मैं फिर काम करने लगा। बाद के दिनों में पार्टी ने मुझे वहाँ से हटा दिया। पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ नहीं लड़ना है। उसके बाद 2005-6 महीने के बाद ही मेरा टिकट कट गया और उसके बाद 10 साल मुझे टिकट नहीं मिला, चूँकि गठबंधन की ऐसी राजनीति रही बिहार में कि जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और 10 साल तक मेरा कई बार नाम एमएलसी के लिए भी आया, पार्टी ने नहीं दिया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर विधानसभा जब नीतीश जी अलग हुए 2012 या 13 में, तब मुझे पार्टी के द्वारा कहा गया, आदरणीय संगठन महामंत्री जी, उस समय हमारे तत्कालीन संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी थे, उन्होंने कहा आप जाइए जाकर के अपने विधानसभा में, जहां आपका घर है वहां जाके काम करिए। अगर वहां की जनता आपको पसंद करेगी तो फिर पार्टी आपको लड़ाएगी। मैं पटना छोड़ दिया मैंने। उसके बाद जाके मैं लग गया बैकुंठपुर में, और बैकुंठपुर में जब मैंने बीजेपी को शुरू किया, बीजेपी का संगठन खड़ा करने के लिए, तो मेरे पास मुश्किल से 17-18 लोग हुआ करते थे वहाँ, और तब से मैंने 8,000 कार्यकर्ताओं का एक बड़ा ग्रुप खड़ा किया। आज तो हमारे पास लगभग 18-19 हज़ार कार्यकर्ता बैकुंठपुर में बीजेपी के मतलब लिस्टेड वर्कर है। मैं केवल कार्यकर्ताओं को लेकर के कहीं चला जाता हूं तो हमारी रैली हो जाती है। तो आज वहां बीजेपी का एक बड़ा वटवृक्ष हम लोगों ने मेहनत करके कार्यकर्ताओं के प्रयास से बनाया, और यही कारण रहा कि जब बिहार में हवाएं उल्टी चल रही थी, जब बिहार में मोहन भागवत जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके 2015 में और बीजेपी को आरक्षण विरोधी प्रस्तुत कर दिया गया था विपक्ष के रूप में, फिर भी मैं बैकुंठपुर 15,000 वोटों के मार्जिन से जीता, जो सबके लिए आश्चर्य था। और तब मैंने एक लेजिस्लेचर के रूप में काम शुरू किया। मैंने विधानसभा में आकर संस्कृत में शपथ लिया। सदानंद सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो प्रोटेम स्पीकर थे, और पूरा हाउस एक तरह से मेज थपथपाते हुए सबने मुझे बड़े ही अलग प्रकार से मुझे सम्मान मिला। और मुझे वो दिन आज भी याद है कि विपक्ष के नेता उस समय डॉक्टर प्रेम कुमार जी कटौती, जब पहली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे विपक्ष की ओर से जब वो बोल रहे थे, 7 मिनट बचा था और बीजेपी में दूसरे वक्ता के रूप में मुझे बोलना था, मैं विपक्ष के विधायक के रूप में बोल रहा था। पूरा सदन, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब ने मेरी शाबाशी दी, और उसके बाद से मैं सदन में सबके नज़र में एक अच्छे लेजिस्लेचर के रूप में मैं स्थापित हो गया और मैं काम करता रहा। मैंने 5 साल में अपने क्षेत्र में 300 सड़कें बनवाई, हमने अपने ITI करवाया, हमने अपने यहाँ रिवर फ्रंट बनवाया, हमने छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कराया, कन्वर्ट कराया, एक्सप्रेस ट्रेन चलवाया भारत सरकार से। तो बिहार सरकार और भारत सरकार सबसे मुझे सहयोग मिला, और सहयोग लेने का जो तरीका होता है वो मैं बखूबी जानता हूँ। सब लोगों से मेरे सीधे संबंध हैं, और आज बैकुंठपुर में जहाँ भी जाएंगे आप जिससे पूछेंगे, विकास की नई गाथा हमने एक बैकुंठपुर में लिखी है। चलिए अब आरोपों पर आ जाते हैं। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मणवादी नेता हैं, बिहार में ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करते हैं। इन्होंने कई ब्राह्मण नेताओं का करियर जो है दांव पर लगा दिया, या सब विरोधी करते हैं। मिथिलेश तिवारी क्या मानते हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं? मैं अगर ब्राह्मणों का नेता होता तो ब्राह्मण बहुल कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ता विधानसभा का। तो मेरा विधानसभा तो है ऐसा जहाँ पर अति पिछड़े सबसे ज़्यादा है, और अगर अपर कास्ट में कहिएगा तो सबसे ज़्यादा अपर कास्ट में राजपूत जाति के लोग हैं। और मुझे 15 में भी राजपूत जाति के लोगों ने भी काफ़ी वोट दिया, 20 में भी मुझे वोट मिला, थोड़ा कम मिला, 15 की अपेक्षा 20 में थोड़ा कम मिला। और आज फिर राजपूत जात समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, कहते हैं कि टिकट लेके आइए, हम लोग आपको विधानसभा में पहुँचा देंगे। तो मैं तो कभी जातिवादी रहा नहीं। हाँ, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, मैं कास्टवादी नहीं राष्ट्रवादी हूँ। और ब्राह्मण को मैं बीच बीच में ज़रूर बुलाता हूँ मीटिंग में, और उसके पीछे मेरा कारण है। अगर कहा गया है कि सनातन मजबूत नहीं होगा तो हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा, और सनातन को मजबूत करने की सबसे पहली सीढ़ी है ब्राह्मण। ब्राह्मण अगर चीज़ों को समझे, हमारा 16 संस्कार क्या है, हमने 16 संस्कार के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को जोड़ा है। कहीं भी ऊंच नीच अछूआछूत नहीं था। किन लोगों ने इसको प्रचारित करके हमको समाज से अलग थलग किया, समाज में हमको विलन के रूप में प्रस्तुत किया। इस नाते हम समाज के सब लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं, बताइए मानर किसको कहते हैं? नार काटने वाली माँ कौन है? वो रविदास समाज से आती है, और उसको हमारे समाज में किसने स्थापित किया? सनातन ने स्थापित किया।
एक माँ जो जन्म देती है, दूसरी माँ जो नार काटती है। जो जन्म देती है वो तो किसी वर्ग की माँ होती है, लेकिन नार काटने वाली माँ जो हमारे जन्म के बाद पहली डॉक्टर के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है, जो हमको अपनी माँ के तन शरीर से अलग करती है और हमको पहला ऑक्सीजन देती है, पहला दूध भी पिलाती है। लेकिन उस माँ का क्या स्थान है ये लोगों को मालूम नहीं है। ये मैं बताता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि आज दुनिया जिस पर्यावरण के संकट से लड़ रही है, हमारी सनातन संस्कृति ने शुरू से बताया। पूजा पाठ किसी पंडित जी से जाके पूछिए, वो कहेंगे जे मिट्टी का बर्तन लाइए, और मिट्टी का बर्तन इसलिए मंगाते हैं क्योंकि मिट्टी का बर्तन मिट्टी में मिल जाता है, उससे कोई पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं होती है, और मिट्टी का बर्तन लेने के लिए कुम्हार के यहाँ जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के सनातन बढ़ेगा, हिंदुत्व बढ़ेगा, और हिंदुत्व भाईचारा सिखाता है। हमारे राष्ट्र की आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा हिंदुत्व है। इसलिए मैं ब्राह्मणों को बीच बीच में तुलसी जयंती में बुलाता हूँ, बाकी समय बुलाता हूँ, राजनीति के लिए नहीं बुलाता। हम किसी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप वाले सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने बैकुंठपुर के लिए काम किया है, वोट बैकुंठपुर की जनता को देना है। चलते चलते बता दीजिए, मनोज तिवारी को कैसे लेके आ गए बीजेपी में? देखिए, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में आपको नगर निगम के चुनाव थे, और मनोज तिवारी जी की एक तस्वीर शीला दीक्षित के साथ छप गई अखबार में जी। उस समय हमारे पार्टी के बिहार के प्रभारी हुआ करते थे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने मुझे कहा कि आपको दिल्ली आना है और आके आदरणीय गडकरी जी से मिलना है। फिर मैं गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छा संबंध है। मैंने कहा, हाँ, हमारे मनोज तिवारी छोटे भाई समान हैं। फिर मैंने जाकर के उनको आदरणीय गडकरी जी से मिलवाया, और मनोज तिवारी जी के दिल में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी थी। वो एबीवीपी के कार्यकर्ता पहले से थे, माननीय हरेंद्र जी ने मुझे बताया था। और उस समय आदरणीय गडकरी जी के कारण मनोज जी बीजेपी में आए, और आज हमारे देश के आज स्टार प्रचारक हैं। दिल्ली से सांसद तीसरी बार हैं, और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मुझे बहुत खुशी है, मेरे छोटे भाई हैं। मिथिलेश तिवारी जी, सवालों को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं। बिहार में क्रिकेट के उत्थान के लिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जब क्रिकेट एसोसिएशन पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव काबिज हो गए थे, तो आपने एक समानांतर कमेटी ही बना डाली, एक नया संगठन ही बना डाला। कैसे विचार आया? जी हाँ अनूप जी, वो दौर है 2002 का जी। जब उस समय आरजेडी सुप्रीमो लालू जी जब बिहार में बीसीए के अध्यक्ष बने, तो 1 साल तक तो हम लोगों ने वेट किया कि लालू जी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन लालू जी की नियति अच्छा करने की रहती ही नहीं है। और उस समय कीर्ति आज़ाद जी बिहार के बीजेपी के सांसद थे दरभंगा से, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, और मैं उस समय बीजेपी के क्रीड़ा प्रकोष्ठ का मैं महामंत्री था। तो फिर मेरे मन में बात आई कि जो व्यक्ति गिल्ली डंडा नहीं खेला है, वह व्यक्ति क्रिकेट बिहार चलाएगा। और उस समय बिहार ऐसे दुर्गति वाले काल से गुजर रहा था, जब झारखंड में बिहार के खिलाड़ी झारखंड जाया करते थे खेलने के लिए। तो जब बिहार का बंटवारा हो गया, तो क्रिकेट का भी बंटवारा हो जाना चाहिए था, लेकिन झारखंड के लोगों ने बिहार के क्रिकेट पर भी कब्जा कर लिया था। तब उस समय हमने ये लड़ाई शुरू की। हमने एक समानांतर क्रिकेट संघ बनाया। कीर्ति आज़ाद जी उसके अध्यक्ष हुए, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हुआ। बिहार के 38 जिलों में, प्रशासनिक जो ज़िले हैं, उसमें हमने कमेटी बनाई, और हमने टूर्नामेंट शुरू कराया। और तत्कालीन बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के सामने जाके हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, और हम लोगों ने लगभग 4,500 मैचेज बिहार में कराए। एक क्रिकेट का एक नया आंदोलन हमने बिहार में शुरू किया, और उन दिनों लगभग 8 अदालतों में लालू जी के खिलाफ और शरद पवार जी के खिलाफ हमारे मुकदमे हुए। बीसीसीआई के खिलाफ भी हम कोर्ट गए। चेन्नई में, जो चेन्नई मदुरई बेंच होता है चेन्नई का, वहाँ भी हमने जाकर के केस किया, और बिहार की लड़ाई हम लोग लड़े। तब जाके आज बिहार को पूर्ण मान्यता है, और आज बिहार के बच्चे रणजी ट्रॉफी में जाके खेल रहे हैं, और बिहार के बच्चों को अब प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बिहार में लालू जी के राज में न कहीं कोई स्टेडियम था, न गांव में खेलने की जगह थी, न शहर में था, न राज्य में था, और लगभग सारे पार्क और लगभग सारे फील्ड तब भैंस के तबेले में तब्दील हो गए थे। तो हमारे जैसे नौजवान के लिए तो एक बड़ा विषय था, और हमने लड़ाई लड़ी। और मुझे इस बात का बड़ा सकून है कि आज बिहार क्रिकेट को चला दूसरे लोग जरूर रहे हैं, क्योंकि लोढ़ा कमेटी आई और उसने जब अपनी रिपोर्ट दी, तो उस समय एमएलए को, एमपी को, आईएएस को आईपीएस से उसने बाहर कर दिया बीसीसीआई के प्रत्येक पदों से। तो हम भी बाहर हो गए।
लेकिन बिहार को हम लोगों ने पूर्ण मान्यता दिया। और हमारी लड़ाई क्या थी? हमारी लड़ाई ये थी कि गुजरात में 3-3 क्रिकेट एसोसिएशन था, महाराष्ट्र में 3-3, 4-4 क्रिकेट एसोसिएशन, तमिलनाडु में 2 था, बंगाल में 2 था, और बिहार में एक भी नहीं। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे थे और इस लड़ाई में हम लोग विजयी हुए। आज बिहार के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको बड़ा मंच मिला है, बीसीसीआई का पार्ट बन गया हमारा बिहार, अस्थायी सदस्य हो गया। ये बहुत बड़ी विजय हुई। चलिए, क्रिकेट में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अब 2022 की उस घटना का भी जिक्र करते हैं। मिथिलेश तिवारी जी संयोजक बनाए गए। आरा के जगदीशपुर में बाबू बिरकुबर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा हुआ, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसको अपने जीवन में कितने यादगार रूप में आप याद करें? देखिए, हमारे जीवन में ये सचमुच बड़ा ही यादगार है और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को, और उस समय के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री और आज के भी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी को। इन दोनों लोगों ने मुझे उस कार्यक्रम का संयोजक बनाया और हम और माननीय नित्यानंद राय जी अन्य मित्रों को लेकर के, और हम लोग इसको लेकर के ज़बरदस्त 15-20 दिन हम लोगों ने ज़बरदस्त कैंपेनिंग किया शाहाबाद के इलाके में, बिहार के अन्य ज़िलों में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से हम लोगों को ये मालूम हुआ कि आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे है, तो हम लोग तो पाकिस्तान को एक क्रिकेट मैच भी जीतने नहीं देना चाहने वाले लोग हैं। जब पाकिस्तान कोई क्रिकेट मैच जीत जाता था तो हम लोग रात में खाना नहीं खाते थे। तो ये कैसे हम लोग छोड़ दें कि पाकिस्तान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हिंदुस्तान नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? तो हम लोगों ने इस पे तय किया और मुझे आज खुशी है बताते हुए कि 78,216 या 18 तिरंगा झंडा का रिकॉर्ड वहाँ बिहार, ऐसे तिरंगा झंडा वहाँ लाखों की संख्या में गए, लेकिन जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई थी और उसके जो उसकी जो तंत्र थे उससे 78,278 या 76 रिकॉर्ड हुए और पाकिस्तान का लगभग 55,000 के आसपास था। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूटा, हिंदुस्तान ने अपना रिकॉर्ड बनाया और बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जन्म जयंती के दिन हम लोगों ने जगदीशपुर में तिरंगा फहरा के दिखा दिया कि देखो ये तो केवल शाहाबाद की ताकत है, देखो ये तो केवल बिहार की ताकत है। जब हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति एक तिरंगा लेके खड़ा होगा, पूरी दुनिया में झंडा फहरा देगा। ये संदेश हम लोगों ने जगदीशपुर के धरती से दिया था और बाबू वीर कुंवर सिंह जी के चरणों में हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। चलिए, अब अगला सवाल लेते हैं, सीधे वैकुंठपुर वापस लौटते हैं। 2015 में बीजेपी के टिकट पर मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। 2020 में फिर मिथिलेश तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार बने, जदयू के बागी मंजीत सिंह सामने खड़े हो गए, कांटे की टक्कर हो गई, आरजेडी जीत गई। कितना मलाल रहा जीतते जीतते हारने का? देखिए, मलाल तो रहा, इसलिए रहा कि दिल्ली में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन के विकसित भारत का सपना आज सजा करके और उसको सच करने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और बैकुंठपुर में राष्ट्रीय जनता दल जीत गया। अगर वहाँ एनडीए जीता रहता, अगर मैं जीत के गया रहता, तो आज बैकुंठपुर की सूरत में और बड़ा परिवर्तन हुआ रहता। तो इसका मलाल मुझे है और ये मलाल जीवन भर रहेगा। और मुझे कोई आरजेडी ने नहीं हराया। मैं बार बार कहता हूँ, गठबंधन क्यों होते हैं? गठबंधन इसलिए होते हैं कि हम आपको समर्थन देंगे, आप हमको समर्थन देंगे। किसी सीट पे हम आपके साथ खड़े होंगे, किसी सीट पे आप हमारे साथ खड़े होंगे। वहाँ पे गठबंधन दल ने साथ नहीं दिया और हम भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को ही बनाने के लिए वोट मांग रहे थे। हमारा कोई साथी दल का नेता भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहा था। वोट बट गए और मैं 11,000 वोट से हार गया। ये इस बात का मलाल है और रहेगा। चलिए, मलाल रहा, लेकिन 2024 में जिस मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर में मिस्टेक तिवारी कहा गया, शिलापट तोड़ दिए गए। मिथिलेश तिवारी पर जातिवाद होने का आरोप लगाया गया। मिथिलेश तिवारी लगातार बैकुंठपुर से नाता जोड़े रहे, जन्मभूमि भी कर्मभूमि भी, कई सारी बड़ी योजनाएं लेकर चले गए। लोगों को लगा कि अब मिथिलेश तिवारी का पॉलिटिकल करियर समाप्त।
पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भी हम आपसे जान लेंगे कि कई सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि आपके चुनाव लड़ने से अश्विनी चौबे का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो गया। क्या मिथिलेश तिवारी मानते हैं पार्टी ने मौका दे दिया या फिर अश्विनी चौबे का पॉलिटिकल कैरियर दांव पर आपके चलते लग गया? देखिए, मैं उसमें कोई कारण भी नहीं हूँ। मैं बिहार बीजेपी का महामंत्री था। मुझे एक दिन पूछा गया कि आपको बक्सर चुनाव लड़ना है, आप लड़ेंगे ना? मैंने पार्टी को कहा, मुझे पार्टी जिस भूमिका के लिए जहां भेजेगी मैं सदैव तैयार रहता हूं। अब उस समय तक भी ये मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बक्सर ही लड़ना है, लेकिन जब बक्सर लड़ने की बात आई और आदरणीय अश्विनी चौबे जी का टिकट चेंज हुआ, तो ये कोई बिहार से नहीं चेंज हुआ था। लोकसभा का टिकट बिहार से नहीं बदला जाता है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट बदला और मुझे भेजा। इसमें कोई सातवां आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। एक समय उसी सीट से आदरणीय लालमुनि चौबे जी का भी टिकट बदला गया था और तब उसी सीट पे आदरणीय अश्विनी चौबे जी को भेजा गया। तब मैं अश्विनी चौबे जी के साथ ही था और आज भी मैं उनके साथ हूं और कल भी रहूंगा। अश्विनी चौबे जी एक बड़े कद के नेता थे। जब टिकट बदल गया, उनको हमको आशीर्वाद देना चाहिए था। मैं उनसे बहुत छोटा था उम्र में और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि किन लोगों ने उनको रोक लिया। और जब मैं उनको बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के मीटिंग में मैं उनको बुलाने के लिए मैंने उनको फ़ोन किया तो पूरे चुनाव तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाए। और जब चुनाव में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ तब मैंने उनको एक एसएमएस भी किया। लेकिन चलिए, उस समय अलग था, राहु काल मैं मानता हूँ उसको। उन्होंने मेरी भावना को नहीं समझा और पार्टी को नुकसान हो गया। और सच पूछिए तो लड़ाई मैं तो लड़ भी नहीं रहा था। हर सीट पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उम्मीदवार थे। जीत और हार तो मोदी जी की हो गई। मुझे इस बात का आज भी अफसोस रहता है कि काश जब मैं उम्मीदवार था तो मुझे जीतना चाहिए था। मैं कभी कभी ये तलाशते रहता हूं कि आखिर कौन सी गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई, और मैं इसका दोष किसी और पे दे भी नहीं सकता। मैंने पार्टी फोरम पर जो चीज़ें वहाँ हुई वो मैंने पार्टी फोरम पर बता दिया। मैं उसका कोई मीडिया ट्रायल चाहता भी नहीं हूँ। हाँ, अश्विनी चौबे जी हमारे बड़े भाई के रूप में थे, हमारे नेता थे। अगर उनका साथ हमको बक्सर में मिला होता तो आज परिणाम अलग होते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि और मैंने कोई ना उनका टिकट काटा, ना मेरी काटने की क्षमता है। पार्टी ने मुझे भेजा, मैं चला गया लड़ने। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी कल कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है, लड़ूंगा। कहेगी झाड़ू लगाना है, लगाऊंगा। इसमें मेरी क्या गलती है? चलिए, आपकी गलती नहीं, हम बैकुंठपुर पर लौटेंगे और अब हम अपने इस बातचीत के आखिरी पड़ाव की तरफ है। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी जो असम से आए, आपके खिलाफ लड़ गए, हार जीत का जितना अंतर लगभग उनको उतना ही वोट मिला, उनको बीजेपी में शामिल करवा लिया गया है। मिथिलेश तिवारी क्या मानते हैं, आना उचित या फिर ये मलाल भी रहा कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी आकर आपके जीत में रोड़ा लगा दी? देखिए, अब मिथिलेश तिवारी क्या मानते हैं ये विषय नहीं है। यह विषय है कि बक्सर की जनता क्या मानती है, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ भुगतना बक्सर की जनता को है। बक्सर की जनता राष्ट्रीय जनता दल के सांसद से ऊब चुकी है इतने दिनों में। और बक्सर की जो जनता है, जो एनडीए के वोटर हैं या एनडीए के सपोर्टर हैं, वो सब परेशान हैं। और आज सब उन सभी लोगों को दोषी मानते हैं जिन लोगों के कारण वहाँ चुनाव हम लोग लूज किए। मेरा मानने का क्या मतलब है? मैं तो उम्मीदवार था। मुझे जो मानना था, जो मुझे कष्ट था, जो मैंने देखा, वो मैंने पार्टी नेतृत्व को बताया। अब पार्टी नेतृत्व ने वैसे लोगों को लाया जिन लोगों ने एनडीए की नाव को डुबाया। तो पार्टी नेतृत्व ने जब निर्णय ले लिया तो मेरा उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। पार्टी का नेतृत्व तो सर्वोपरि होता है। पार्टी ने सोचा, कुछ अच्छा सोचा होगा। और मुझे ये लगता है कि जो लोग कल कोई गलती किए और आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझ के की गई गलती को कभी माफ़ लोग करते भी नहीं हैं। गलती एक बच्चे से हो तो बात समझ में आती है, गलती एक बड़े से हो जाए तो बात समझ में नहीं आती है। ये मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, और भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जब मैं बैकुंठपुर लड़ता हूँ तो वहाँ सक्रिय हो जाते हैं, मैं बक्सर लड़ने गया तो वहाँ सक्रिय हो गए। और उन सब लोगों के चेहरे मैं प्रतिबिंब के जैसा देखते रहता हूँ। और मैं अभी चुप हूँ। मैं तो विष पान करके
और राजनीति में पार्टी का एक अनुशासित सिपाही होकर काम कर रहा हूं। जी। जिस दिन ये लावा फूटेगा उसमें बहुत लोग बह जाएंगे। बस भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं ये विष पी करके मैं नीलकंठ बन जाऊं, शंकर भगवान का मैं पुजारी हूं, पार्टी को कोई नुकसान न हो, इसके लिए मैं विष पी करके और अपना काम करता हूं। इसलिए मैं जब भी इस बात को याद करता हूं तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं। चलिए बैकुंठपुर पर वापस आ जाते हैं। और आपने भी पूरा इंटरव्यू देखा होगा तो आप भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। 2025 आ गया है मिथिलेश तिवारी के रास्ते को आसान करने के लिए, जिन्होंने पिछली बार बगावत की, बीच में आरजेडी में जाते जाते रह गए, फिर उनका मनावन हो गया, उनको आयोग में उपाध्यक्ष बना दिया गया। क्या कारण है कि जब चुनाव का 1.5 महीना है तो वहां पर अब एनडीए के ही कई नेताओं के टारगेट पर मिथिलेश तिवारी हैं, जबकि एनडीए को लड़ना आरजेडी से? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 2020 में मैं बीजेपी का उम्मीदवार था, एनडीए का मैं ही चेहरा था, और अब आगे जब तक वहां एनडीए का नेता तय नहीं हो जाता है तब तक तो ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। इसीलिए मैं अभी बक्सर छोड़ के बैकुंठपुर में बैठा हूं, ताकि कल मुझ पर यह आरोप न लगे कि भाई आपने बैकुंठपुर छोड़ दिया, यतीम बना दिया वहां के कार्यकर्ताओं को। वहां के कार्यकर्ता भी दिग्भ्रमित हो जाते, दूसरे दल में चले जाते, तो बीजेपी का नुकसान होता। मैंने बीजेपी को बड़ी मजबूती से खड़ा किया, बड़ी मेहनत से खड़ा किया, तो मेरी तो नैतिक जिम्मेवारी है कि बैकुंठपुर में बीजेपी मजबूत रहे, और इसके कारण मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं न किसी पर टिक्का टिप्पणी करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। मैं बीजेपी का वोट मांगता हूँ, मोदी जी का वोट मांगता हूँ। मैंने अपने को कभी उम्मीदवार के रूप में वहाँ प्रस्तुत किया नहीं है। मैं बार बार हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ, पार्टी कहेगी कि लड़ना है बैकुंठपुर तो लड़ूंगा, पार्टी कहेगी लड़ाना है तो लड़ाऊंगा। अब जब मैं इतना साफ कहता हूं तो किसी को परेशानी क्यों होती है? लोग चाहते हैं बीजेपी को खत्म कर दें, बीजेपी को मिटा दें, बीजेपी को हटा दें। ये मेरे जीते जी होने वाला नहीं है। बैकुंठपुर में बीजेपी को खड़ा मैंने किया है और मेरा वहां घर है, मेरा वहां जन्म हुआ है, और मैं बीजेपी का बड़ा नेता बन जाऊंगा, मेरे घर में बीजेपी कमजोर हो जाए, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए आज गठबंधन की राजनीति है, कल मान लीजिए गठबंधन की राजनीति नहीं रहेगी, तब हमारे क्षेत्र का क्या होगा? इसलिए हम अपने दल को मजबूत करने में वहां लगे हैं और काम कर रहे हैं। कल एनडीए का नेतृत्व तय कर देगा कि बीजेपी नहीं लड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का पांव पकड़ करके, और जो दल लड़ेगा, जो नेता लड़ेगा, उसके समर्थन में उतार देंगे। ये तो मैं ओपन कहता हूं, ये कोई कहेगा क्या? और मैं बार बार कहता हूं, टिकट के लिए ही हम इस धरती पर नहीं जन्म लिए हैं कि एक टिकट मिल जाएगा तो उससे मिथिलेश तिवारी बहुत बड़े हो जाएंगे, या नहीं मिलेगा तो बहुत छोटे हो जाएंगे। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, कल महामंत्री थे, उपाध्यक्ष थे, आज कुछ भी नहीं है, एक साधारण कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। लोगों में वैसा ही हमारा रिस्पॉन्स है। तो इस नाते मेरा स्पष्ट है, एनडीए बैकुंठपुर में मजबूत हो, और वो तब होगा जब बीजेपी भी मजबूत होगा। और ये काम मैं कर रहा हूँ। और लड़ाई बैकुंठपुर में तो होनी भी नहीं चाहिए। जब यहाँ जदयू के, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बैठ करके तय कर देंगे, जब हमारे आदरणीय अमित शाह जी या नीतीश जी बैठ के तय कर देंगे कि बैकुंठपुर में कौन सा सिंबल लड़ेगा, तो वो तय हो जाएगा। और ये तय बैकुंठपुर की धरती पे होना नहीं है। और आज बीजेपी के लोग जदयू पर बोलें, जदयू के लोग बीजेपी पर बोलें, तो हम तो एनडीए को कमजोर करेंगे और राजद को मजबूत करेंगे। आज बैकुंठपुर की सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल को उखाड़ फेंकना है तो एनडीए को एक होना पड़ेगा। अब अगर उसमें कोई दूसरी बात होगी तो इससे नुकसान होगा, सबको नुकसान होगा। इसलिए मैं सबको कहूँगा, एनडीए के जितने साथी हैं, एनडीए के जितने नेता हैं या एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी बंद कीजिए, अपने नेतृत्व पर भरोसा रखिए। नेतृत्व हमको भी जानता है, नेतृत्व आपको भी जानता है। नेतृत्व जिसके हाथ में यहाँ से झंडा दे देगा वो वहाँ का लीडर हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा, उसके पीछे सब लोग खड़े हो जाएंगे। मैं भी खड़ा हो जाऊँगा अगर हमको मौका नहीं मिलेगा तो। लेकिन मैंने तो ना अभी उम्मीदवारी की है, ना मैं कभी टिकट मांगने गया हूँ। मैं वहाँ पार्टी का काम कर रहा हूँ। हमारे नेतृत्व वर्ग से जो हमको डायरेक्शन आएगा वो हम करेंगे। इसमें समस्या क्या है? चलिए समस्या का समाधान भी बताते हैं। नारा लग रहा है, चाहे जो बीमारी हो इलाज मिथिलेश तिवारी हो। अभी नारवा से बड़ी लोग को लगता है अलबलाहट हो जाती है, आखिरी चरण में है। ये बता दीजिए इलाज कैसे कर रहे हैं आप? तो नारा लगा रहे हैं आपके समर्थक की चाहे जो बीमारी हो इलाज मिथिलेश तिवारी हो। देखिए, बैकुंठपुर को आप जब देखेंगे, जब से बैलेट की राजनीति खत्म हुई और जब से ईवीएम की राजनीति शुरू हुई,
अगर आप 2000 में देखेंगे, 2000 में माननीय मंजीत बाबू, उनके पिताजी के निधन के बाद एक सेंटिमेंटल वोट था और माननीय मंजीत बाबू जीते, लेकिन 2005 में 2 बार हार गए। मैं तो उस समय वहां नहीं था उम्मीदवार, और वहां लड़ाई सीधे आरजेडी और उनके बीच थी। तो 2005 में 6-6 महीने पर जो 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव हार गए। फिर 2010 में जीते। तो 2010 में जो जीते वो नीतीश कुमार जी का, उस समय बिहार की चुनाव में नीतीश कुमार जी का बूम था। उन्होंने इतने अच्छे काम 5 साल किए कि एक बड़े मार्जिन से मंजीत बाबू भी जीते। तब हम सब लोग उस समय एनडीए के वोटर थे। फिर 2015 में जब मैं लड़ा वहाँ, तो फिर हार गए, और हार गए तो मुझे तो लड़ना ही था, ये तो धर्म युद्ध था। जदयू के वो विधायक थे, आरजेडी का उनको समर्थन था, और मैं बीजेपी एनडीए का उम्मीदवार था, तो लड़ाई तो स्वाभाविक थी। तो विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले मेरे ऊपर एफआईआर हुए, फर्जी एफआईआर, 50 लाख के गबन का एफआईआर, सबको मालूम है। मैं एक कॉलेज में चेयरमैन था, मेरे ऊपर उस समय तक 107 का भी मुकदमा नहीं था। विधानसभा में क्वेश्चन करा के, निगरानी में ले जा करके, और मेरे ऊपर जबरदस्ती एफआईआर कराया गया। आज तक निगरानी का एक भी अधिकारी हमसे पूछने नहीं आया कि आप किस चीज़ में दोषी हैं। आश्चर्य की बात है। लेकिन आप देखेंगे, बैकुंठपुर का चुनाव हो या बक्सर का चुनाव हो, कुछ नेता इसको लेकर के बैठ जाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा के जैसे उसको करते रहते हैं। जबकि इस केस पे हाई कोर्ट का स्टे है। किसी दिन हाई कोर्ट में वो केस आएगा और वो खत्म हो जाएगा। मैं चेयरमैन हूं, मैं कोई चेक काटा नहीं, मैंने किसी को भुगतान दिया नहीं, मैंने किसी का अपॉइंटमेंट किया नहीं, मैं कैसे दोषी हो गया भाई? तो ये राजनीति में मुझे टेंटेड करने का प्रयास हुआ। 2020 के चुनाव जिस दिन वोटिंग था, उसके एक दिन पहले मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आखिर मेरी जान चली गई रहती तो मेरे परिवार का क्या होता, मेरी पार्टी का क्या होता, ये किसी ने सोचा क्या? तो बैकुंठपुर में पहले से हिंसक राजनीति होती रही है। मैं जब से गया, हिंसक राजनीति को मैंने बंद कर दिया। अब वहाँ प्रेम और भाईचारा की राजनीति होती है। मैं यादव और राजपूत दोनों जातियों को हर मीटिंग में कहता हूँ कि ना अब यादव राजपूत से लड़ेगा, ना राजपूत यादव से लड़ेगा, बल्कि दोनों मिलकर के अपने खुशहाली के लिए लड़ेंगे और अपनी बदहाली के खिलाफ लड़ेंगे। ये बात कहने में समस्या क्या है? और इस नाते बैकुंठपुर एक नई उड़ान के लिए तैयार हुआ है, और अनूप जी, मैं उसको सजा कर रहूँगा। मैं उस बैकुंठपुर के बगिया का माली हूँ। मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारे बैकुंठपुर का युवा, बैकुंठपुर का किसान, बैकुंठपुर की महिला, बैकुंठपुर के हमारे अभिभावक, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उन सब के लिए एक नई उड़ान मिले और उनको और बैकुंठपुर को एक नई ऊंचाई मिले। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं भारत सरकार के हर विभाग में जाता हूं, जा करके झोली फैला करके भीख मांगता हूं। और आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि एक हमारे यहाँ का सलेमपुर का घाट का पुल, जो मैं विधायक था शायद उसी समय हो गया रहता, उस समय किसी कारण से बिहार सरकार ने एनओसी नहीं दिया। आज वही बिहार सरकार भारत सरकार को प्रस्ताव मेरे कहने पर भेज दी है। आने वाले 2-4-5 महीनों में आप देखेंगे कि वो सलेमपुर घाट पर पुल भी भारत सरकार स्वीकृत करेगी, और हम लोग सीधे अरे राज मंदिर को थावे मंदिर से जोड़ देंगे। हमारे यहाँ का टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तब तक बिहार विकसित हो ही नहीं सकता है। इस काम में हम लोग लगे हैं। तो हमको मोदी जी का बहुत सपोर्ट मिलता है, मोदी जी का बहुत आशीर्वाद मिलता है। आदरणीय गृह मंत्री जी के सामने हम लोग जब भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर जाते हैं मांगने, सब मिलता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी हाथ खोल करके बिहार का कि वो आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का झोली भर रहे हैं। ये अवसर इसको गंवाने का नहीं है, और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए चुनाव नहीं है, यह चुनाव बिहार के लिए है। 140 करोड़ लोगों के भविष्य को ठीक करने का चुनाव है, और यह चुनाव आरजेडी के दबंग लोगों के और उनके गुंडों के, जो बड़े बड़े सौदागर हैं जो शराब के, उन लोगों के द्वारा एनडीए को हराने का प्रयास हो रहा है। इसको समझ करके और हमको एकजुट रहना है, और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करते हुए बैकुंठपुर को जिताना है। बस मैं यही तो चाहता हूँ, और यही होना चाहिए। चलिए, तो मिथिलेश तिवारी जी से हमारी बातचीत हो गई। ज्ञान में ब्राह्मण, उग्रता में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तमाम वर्गों को साथ में लेकर राजनीति में सुचिता और बैकुंठपुर को अपना जीवन समर्पित करने वाले मिथिलेश तिवारी किसी को विरोधी मानते ही नहीं। भाजपा में हैं तो भाजपा का झंडा थामे हुए हैं, किसी भी तरह के विवादों से खुद को दूर रखते हैं, पर ताल ठोक दिया है कि बैकुंठपुर को यूं ही गुमनाम
बदनाम और ऐसे लोगों के हाथों में नहीं जाने दूंगा जिन्होंने मेरे इस सपने के बैकुंठपुर को तहस नहस करने का काम किया है। बाकी मिथिलेश तिवारी जी से हुई इस पूरी बातचीत को आप किस रूप में लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।